दोस्तों नमस्कार। आज बात उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी आरएसएस योगी आदित्यनाथ की। आखिर भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ से चाहती क्या है? आखिर योगी आदित्यनाथ को बार बार दिल्ली क्यों बुलाया जा रहा है? मत भूलिए कि आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं और इस हैसियत से उनकी वही हैसियत है, या कुछ मायनों में कहें तो उससे ज्यादा हैसियत है जो कभी गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी की थी। लेकिन वही नरेंद्र मोदी जो कभी खुद कैबिनेट विस्तार करते थे, मंत्रियों की सूची जारी करते थे, अपने मंत्रियों को शपथ दिलाते थे, तब वो कभी अटल बिहारी वाजपेयी या लाल कृष्ण आडवाणी या फिर राजनाथ सिंह यानी उस समय का जो आला कमान था उससे कभी पूछने शायद ही कभी आए हों, क्योंकि मुझे जहां तक याद आता है वो कभी केंद्रीय नेतृत्व से इन सब मुद्दों पर सलाह लेने नहीं आते थे। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का भविष्य कहा जा रहा है, उन्हें बार बार क्यों दिल्ली बुलाया जा रहा है? क्या उन्हें अपनी हैसियत का एहसास कराया जा रहा है? क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ बिल्कुल उसी तरह से रहें जैसे विजय रूपाणी या बासवराज बोम्मई या भाजपा के अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्री रहते हैं? लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि योगी आदित्यनाथ की गिनती भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा और उनके समर्थकों द्वारा भविष्य के प्रधानमंत्री के तौर पर की जाती है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ इसे स्वीकार करेंगे? निश्चित तौर पे आदित्यनाथ कम से कम इस प्रकार एक सबऑर्डिनेट वाली केंद्रीय नेतृत्व के साए तले रहने वाली अपनी हैसियत को स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में योगी आदित्यनाथ क्यों बार बार दिल्ली जा रहे हैं? अरविंद शर्मा का मुद्दा लोगों को लगता है कि शायद यही एक मुद्दा है जिस वजह से योगी आदित्यनाथ बार बार दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन दरअसल ये मुद्दा योगी आदित्यनाथ के यहीं तक नहीं है कि अरविंद शर्मा को मंत्री बनाना है या नहीं बनाना है। सब जानते हैं कि अरविंद शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद खास रहे, अंग्रेजी में कहें तो मैन फ्राइडे माने जाते रहे उनके। लेकिन उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैन फ्राइडे होने के बावजूद यदि योगी आदित्यनाथ उन्हें अपने कैबिनेट में नहीं लेना चाहते हैं या फिर केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में अगर ले भी रहे हैं तो कोई महत्वहीन विभाग के साथ ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ अपनी पोजीशन को असर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस परिस्थिति में अमित शाह क्या करेंगे? क्योंकि सब जानते हैं कि मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई है, जो दिख रहा है केंद्रीय नेतृत्व वर्सेस योगी आदित्यनाथ, वो केंद्रीय नेतृत्व वर्सेस योगी आदित्यनाथ की दरअसल है नहीं। यह पूरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के बाद कौन इस मुद्दे की। अमित शाह नरेंद्र मोदी के पुराने सिपह सालार हैं, मौजूदा समय में केंद्र में गृह मंत्री हैं और उनकी स्वाभाविक है कि एक महत्वाकांक्षा होगी नंबर 2 पे जो होता है वो नंबर 1 पे जाने की कोशिश करता है। वहीं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उनके अंदर ये महत्वाकांक्षा होनी स्वाभाविक है। भाजपा में नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा किन्हें यदि किसी नेता को किसी दूसरे राज्य में भी चुनावी प्रचार के लिए बुलाया जाता है, सबसे ज्यादा मांग होती है तो वो योगी आदित्यनाथ है। तो क्या अमित शाह योगी आदित्यनाथ के इस बढ़ते कद को स्वीकार करेंगे? असल सवाल यही है। तो फिर सवाल उठता है कि योगी आदित्यनाथ के सामने विकल्प क्या है? और यह सवाल इसलिए भी मौजूद है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो खबरें आ रही है, विधानसभा चुनाव की पूरी निगरानी, भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति तैयार करने का जिम्मा पिछली बार यानी 2017 के विधानसभा चुनाव की तरह इस बार 2019 में भी 2022 में भी अमित शाह के जिम्मे ही होगा। अमित शाह के कुशल नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी को लगभग या उसके गठबंधन को लगभग 325 सीटें मिली थी और उसके बाद ही अमित शाह ही थे जिन्होंने योगी आदित्यनाथ का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए आगे किया और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को मानना पड़ा, संघ परिवार को भी मानना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि यदि किसी नेता को कोई व्यक्ति आगे बढ़ाता है तो कहीं ना कहीं इसके साथ साथ आगे बढ़ाने वाले नेता की भी अपनी राजनीतिक साख को खुद को दांव पे लगाना पड़ता है। कहीं ना कहीं यही अमित शाह के साथ हो रहा है।
याद कीजिए वो दौर जब लाल कृष्ण आडवाणी ने न सिर्फ नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनवाया था, बल्कि जब अटल बिहारी वाजपेयी उनका इस्तीफा लेना चाहते थे तो लाल कृष्ण आडवाणी ने उन्हें बचाया भी था। लेकिन इन्हीं नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम ने लाल कृष्ण आडवाणी के साथ क्या किया, उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया, ये भी सब जानते हैं। तो ये सारी चीजें भी अमित शाह देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बढ़ते कद से ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के बाद अगर योगी आदित्यनाथ बनाम अमित शाह की लड़ाई जैसी दिख रही है कि इन्हीं दोनों में भारतीय जनता पार्टी का अगला सत्ता संघर्ष होगा, तो इन दोनों की लड़ाई में योगी आदित्यनाथ भारी पड़ेंगे अमित शाह पर, यह साफ साफ दिख रहा है। यदि वे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीत के आते हैं और एक बार फिर मुख्यमंत्री बनते हैं तो इसमें भारी पड़ेंगे। अमित शाह एक ऐसे राज्य से आते हैं जहां केवल 26 लोकसभा सीटें हैं, योगी आदित्यनाथ एक ऐसे राज्य से आते हैं जहां 80 लोकसभा सीट है। लेकिन यहाँ हमारे बहुत सारे दर्शक ये सवाल पूछेंगे और उनका पूछना लाजमी भी है कि फिर पिछली बार नरेंद्र मोदी 26 लोकसभा सीटों वाले राज्य से आते हुए भी प्रधानमंत्री कैसे बन गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी तब प्रधानमंत्री बन गए थे जब उत्तर प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। गोपीनाथ मुंडे, राजनाथ सिंह या सुशील कुमार मोदी इस हैसियत में नहीं थे कि वो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकें। नरेंद्र मोदी लगातार 3 बार के मुख्यमंत्री थे, भले ही एक छोटे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, छोटे नहीं मध्यम आकार के प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मतलब उत्तर प्रदेश जितने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे। लेकिन अमित शाह के लिए अब ये राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि उनके रास्ते में चुनौती बन के खड़े हैं योगी आदित्यनाथ। और क्रिकेट की भाषा में कहें तो कहते हैं ना कि रोहित शर्मा का प्रदर्शन कितना भी बढ़िया हो जाए, जो विराट कोहली है तो कप्तान वही रहेंगे। महेंद्र सिंह धोनी के बाद बादशाहत किसी के हाथ में जाएगी तो कोहली के हाथ में ही जाएगी। तो बिल्कुल यही स्थिति आज योगी आदित्यनाथ बनाम अमित शाह की जो भविष्य में जो पॉलिटिकल राइवलरी दिखने वाली है उसको लेकर आज से ही बिसात बिछाई जा रही है। और ये आपको देखने को मिल रहा है कि बार बार योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया जा रहा है, दिल्ली बुला करके उन्हें अपनी हैसियत का एहसास कराया जा रहा है। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ मान जाएंगे? ऐसे में सवाल उठता है कि उनके सामने विकल्प क्या है, या फिर अमित शाह के सामने विकल्प क्या है। स्वाभाविक है कि दोनों सह और मात का खेल खेलेंगे, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व पर भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उस पर अमित शाह का कब्जा है। अमित शाह नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है वो पूरी तरह से केंद्रीय नेतृत्व पर हावी है। और यही इस जोड़ी की ये कमाल की जो जोड़ी है अमित शाह और नरेंद्र मोदी की, इस जोड़ी की वजह से ही जेपी नड्डा आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और जेपी नड्डा से फिर वो जो चाहे वो करा सकते हैं। और यदि जब वो कुछ करा सकते हैं जेपी नड्डा से, तो उसका एक सबूत भी दिया है अमित शाह ने, जब कल से खबरें आनी शुरू हो गई है कि उत्तर प्रदेश चुनाव की पूरी कमान भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव तक पूरी कमान और निर्देशन अमित शाह के हाथ में रहेगा। और यहीं से योगी आदित्यनाथ के लिए बड़े झटकों की शुरुआत हो गई। अब सवाल उठता है कि अमित शाह ने ये बाजी अपने हाथ में क्यों रखी? तो इसके लिए बहुत सिंपल सा और सीधा सा लॉजिक है कि अगर वो अपने हाथ में बाजी रखेंगे तो टिकट बंटवारे में उनकी चलेगी। और यदि चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आती है तब मुख्यमंत्री अमित शाह की मर्जी का बनेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली बार 2017 में अमित शाह की मर्जी से ही योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे। पब्लिक डोमेन में सारी चीजें हैं कि किस प्रकार से एक चार्टर्ड प्लेन गोरखपुर भेजा गया और योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया, फिर उन्हें दिल्ली से लखनऊ भेजा गया। वेंकैया नायडू को एक टास्क देकर भेजा गया कि विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ के नाम पर सबको सहमत कराइए, और फिर जाकर यह ऑपरेशन मुकम्मल हुआ था। और अमित शाह दूसरी बार भी यही करने की तैयारी में दिख रहे हैं, इसलिए पूरे चुनाव की कमान एक तरह से कहें तो अघोषित रूप से उन्होंने अपने हाथ में ले रखी है। अब सवाल उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ अमित शाह की इस रणनीति से पूरी तरह अनभिज्ञ है? जाहिर तौर पर ये ऐसा नहीं हो सकता कि योगी आदित्यनाथ को पता नहीं है कि अमित शाह क्या कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अब क्या कर रहा है। यहां से योगी आदित्यनाथ की रणनीति की चर्चा करते हैं।
योगी आदित्यनाथ की रणनीति क्या होगी वो फिलहाल कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को देखें और उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखें और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अगर वर्तमान को भी देखें तो एक चीज साफ होती है कि उत्तर प्रदेश में यदि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता में आती है तो चाहे जितनी भी बेरोजगारी हो, जितनी भी ज्यादा कोरोना की लहर से प्रभावित हुए लोग हों, अर्थव्यवस्था चाहे जितनी खस्ता हालत में हो, 2024 में गिरते पड़ते भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता में आ जाएगी। और 24 में यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो निश्चित तौर पर अमित शाह के लिए हो सकता है तुरंत प्रधानमंत्री ना बने, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी को जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में उप प्रधानमंत्री बनाकर यह संकेत दे दिया था कि 2004 की परिस्थिति में बनेंगे, यदि प्रधानमंत्री बनने की नौबत आई तो लालकृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो बिल्कुल यही काम नरेंद्र मोदी भी कर सकते हैं क्योंकि अमित शाह उनके दुलारे हैं, उनके बहुत करीब हैं। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे? चुनाव जीतने के बाद उन्हें पता है कि यदि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत कर आती है तो चुनाव जीतने के बाद विधायक दल की बैठक में अमित शाह उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे और केंद्रीय नेतृत्व पर वो हावी है तो एक स्वाभाविक सी बात है कि वो कामयाब भी हो जाएंगे। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ के सामने विकल्प क्या बचता है? मैं उन विकल्पों की चर्चा कर रहा हूं। विकल्प ये बचता है योगी आदित्यनाथ के सामने कि या तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव येन केन प्रकारेण हार जाए या बहुमत से पीछे रह जाए या ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाए जिससे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार ना बना पाए। आपको याद होगा और याद नहीं हो तो मैं याद दिला देता हूं, सर्बानंद सोनोवाल को असम में चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया। 5 साल वे सत्ता में थे, 5 साल के बाद उन्हें हटा दिया गया। येदियुरप्पा जैसे छत्रप से मुक्ति पा ली गई, जबकि ये दोनों अपने अपने राज्य में छत्रप होते हुए भी कम से कम अमित शाह के लिए खतरा नहीं पैदा कर रहे थे। भविष्य में उनको लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और उसको लेकर जो आज से जो बिसातें बिछ रही हैं उसमें ये दोनों कहीं फिट नहीं बैठ रहे थे। तो जब उन्हें हटा दिया गया तो क्या अमित शाह खुद लालकृष्ण आडवाणी बनकर योगी आदित्यनाथ को अगला नरेंद्र मोदी बनाने के लिए 2022 में मुख्यमंत्री बनने देंगे? इस सवाल का जवाब आप सब जानते हैं। मैं बार बार लालकृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी के उस पूरी राजनीतिक बिसात और उस रिश्तों का जिक्र कर रहा हूं जिससे इस देश का तकरीबन राजनीतिक तौर पर समझदार हर आदमी वाकिफ है। तो ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ करें तो क्या करें? मैं दिल्ली में संघ और भाजपा की पर बहुत अच्छी तरह से नजर रखने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने मजाकिया लहजे में एक बात मुझसे कही कि यदि योगी आदित्यनाथ चुनाव जीतेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यदि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है तो इतना तय हो जाएगा कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की वापसी की संभावना लगभग खत्म हो गई और 24 में भारतीय जनता पार्टी की वापसी की संभावना खत्म हो गई तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति वहीं पर खत्म हो जाती है जैसे लालकृष्ण आडवाणी की 2009 का चुनाव हारने के बाद खत्म हुआ। इनफैक्ट 2005 के जिन्ना विवाद के बाद ही खत्म हो गई थी। तो फिर भारतीय जनता पार्टी कहां देखेगी? तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर अपने सबसे बड़े पोस्टर को आए, भले ही वो चुनाव हार गए, भले ही वो मुख्यमंत्री पद गंवा चुके हो, जनता ने उन्हें 2022 में रिजेक्ट कर दिया हो, निश्चित तौर पर अपने सबसे बड़े पोस्टर को आए योगी आदित्यनाथ की तरफ देखेगी। और 2006 में ऐसा हो चुका है। आपको याद दिला दूं कि जब राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनाकर दिल्ली लाए गए थे उस समय भी राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए 2002 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर खिसक गई थी और तीसरे नंबर पर खिसकने का नतीजा यह हुआ कि संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी में का भी एक बड़ा तबका पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी की तरफ देखना शुरू कर चुका, देखने की सोचने लगा।
पुरानी पीढ़ी में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, शांता कुमार, इन सबको किनारे लगाया गया। और जो नई पीढ़ी सामने आई, आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र जैसे राज्य से भी आते थे, जो निश्चित तौर पे गुजरात से बड़ा राज्य है। कॉरपोरेट संबंध, पार्टी के लिए चुनावी संसाधन का इंतजाम करने में भी सक्षम थे, जिनका नाम था प्रमोद महाजन। सुषमा स्वराज जैसी बड़ी नेता भी थी, लेकिन इन दोनों के रहते हुए, सुषमा स्वराज की एक मास अपील थी, अच्छा बोलती थी, शायद अटल बिहारी वाजपेयी के बाद भाजपा में सबसे अच्छी वक्ता कोई थी तो सुषमा स्वराज थी। लेकिन इन दोनों को दरकिनार कर जिस व्यक्ति को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की कमान सौंपी गई, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उस व्यक्ति का नाम था राजनाथ सिंह। और इसके पीछे कारण यही था कि बिना उत्तर प्रदेश में पार्टी को रिवाइव किए, बिना उत्तर प्रदेश के नेता को चांस दिए, भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर लोकसभा में ट्रेजरी बेंच पर नहीं बैठ पाएगी। लोकसभा में सदन के नेता की कुर्सी, जिसे आप प्रधानमंत्री की कुर्सी कहते हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं बैठ पाएगा। तो ये थी राजनाथ सिंह की राजनीतिक बिसात। लेकिन राजनाथ सिंह के साथ योगी आदित्यनाथ की तरह एक उनके पीछे उस तरह का एक आभा मंडल नहीं था, एक ग्लैमर नहीं था जो योगी आदित्यनाथ के साथ जुड़ा है। और दूसरी चीज जो राजनाथ सिंह के राह में सबसे बड़ी बाधा बन गई कि लाल कृष्ण आडवाणी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी अपने 1991 के 119 सीटों के आंकड़े से खिसक कर 116 पर जाकर टिक गई थी 2009 के चुनाव में, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने राजनाथ सिंह को दूसरा कार्यकाल नहीं दिया। इनफैक्ट दिल्ली के किसी नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका नहीं दिया, और ये मौका दिया गया संघ परिवार के द्वारा नागपुर से भेजे गए नितिन गडकरी को। और नितिन गडकरी को सब जानते हैं कि किस प्रकार उन्हें दूसरा कार्यकाल अध्यक्ष का नहीं मिला, किस प्रकार पूर्ति ग्रुप का मामला आया। हालांकि बाद में वो सारे मामले खत्म हो गए। ये सब भारतीय जनता पार्टी के अंदर के ही लोगों ने किस प्रकार, जो लोग नरेंद्र मोदी को चाहते थे कि नरेंद्र मोदी दिल्ली आए, किस प्रकार से, अगर बहुत आम बोलचाल की भाषा में कहें तो एक साजिश रची गई और नितिन गडकरी को दोबारा कार्यकाल नहीं दिया गया और राजनाथ सिंह वापस आए। लेकिन दूसरे कार्यकाल में राजनाथ सिंह का प्रभाव और आभा मंडल वो नहीं रह गया था जो पहले कार्यकाल में था। तो स्वाभाविक था कि ऐसी परिस्थिति में नरेंद्र मोदी जो लगातार 3 चुनाव जिता चुके थे, उत्तर प्रदेश में पार्टी 8-9 लोकसभा सीटों पर आ गई थी, और राजनाथ सिंह खुद को असर्ट कर पाने की स्थिति में भी नहीं थे। लिहाजा नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर आगे करना पड़ा। लेकिन योगी आदित्यनाथ के साथ ऐसी चीजें नहीं है। वो अच्छा बोलते हैं, चुनाव जीते या हारे उनके व्यक्तित्व का निर्माण हो चुका है। योगी आदित्यनाथ न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है बल्कि इस देश के बड़े नेताओं में शुमार हो चुके हैं। जनता उनमें एक छवि देख रही है कि वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो चुनाव जीतने के बाद अगर वो किनारे किए जाते हैं तब तो सारी संभावना वही धूमिल हो जाती है कि 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीते और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ना बने। इसका सीधा मतलब होगा कि योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक संभावनाओं की एक तरह से हत्या कर दी गई। लेकिन यदि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भाजपा हार जाती है तो योगी आदित्यनाथ के लिए संभावनाओं का बहुत बड़ा द्वार खुलता है। 2006 में राजनाथ सिंह के लिए खुला था। ये अलग बात है कि राजनाथ सिंह के सामने आडवाणी जैसे लोग थे जिनको एक बार कम से कम प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर पेश होकर के चुनाव लड़ने की इच्छा थी। इस वजह से, और अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि लाल कृष्ण आडवाणी आगामी चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था वाजपेयी जी का, तो वाजपेयी जी की इच्छा को भी दरकिनार नहीं कर सकता था। इस वजह से 2009 के लोकसभा चुनाव में लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर सामने आए और भाजपा ने वो चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा और हारी। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, चाहे जितना बड़ा बहुमत नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मिल गया है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीतिक हैसियत और राजनीतिक कद अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नहीं है कि उनकी इच्छा एक बार प्रकट कर दी उन्होंने कि फला आदमी प्रधानमंत्री का दावेदार होगा और पार्टी उसे मान ले या संघ परिवार उसे मान ले। ये दूर की कौड़ी है। चुनाव हारने के बाद जब लाल कृष्ण आडवाणी से हाथ जोड़ लिए जा सकते हैं
तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से हाथ जोड़ने में संघ परिवार पीछे नहीं हटेगा। ये एक सच्चाई है। और कहीं ना कहीं हम पत्रकारों के बीच ये चर्चा अक्सर होती है कि योगी आदित्यनाथ को भी इस राजनीतिक वास्तविकता का ज्ञान है कि उत्तर प्रदेश में यदि 2022 में सत्ता गंवाई जाती है तो फिर 2029 की दावेदारी मजबूत होती है दिल्ली में। सत्ता में आने के बाद क्या होगा ये तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही तय करेंगे। अब चुनाव की कमान वही संभाल चुके हैं। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे ये तो कोई नहीं जानता, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के सामने क्या राजनीतिक विकल्प दिख रहे हैं, इन राजनीतिक विकल्पों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं राजनीतिक विकल्पों से भविष्य की एक संभावना का निर्माण होता है जिसके इर्द गिर्द एक बड़ा नेतृत्व उभरता है। और फर्क है, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ में फर्क है। भले ही दोनों हिंदुत्व के नायक के तौर पर सामने आए, नरेंद्र मोदी के सामने परिस्थिति थी कि यदि वो एक भी विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री बनने के पहले हार जाते हैं गुजरात में, चाहे 2002 हो, 2007 हो या 2012 हो, नरेंद्र मोदी की राजनीतिक संभावना खत्म हो जाती, क्योंकि उनके पीछे उतना बड़ा आभा मंडल नहीं था जो आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ के पास है। उनके पीछे उतना बड़ा प्रदेश नहीं था, उन्होंने कभी इतने बड़े प्रदेश का नेतृत्व नहीं किया था जितने बड़े प्रदेश का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और दूसरी चीज, हिंदुत्ववादी ताकतें भी नरेंद्र मोदी के पीछे उस तरह से नहीं खड़ी थी। सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में आरएसएस के लोगों को कितने कष्ट दिए थे। वहां पे दबी जुबान से कई सारे लोग इस बात को कहते हैं। उनके मुख्यमंत्रित्व काल में आरएसएस किस स्थिति में पहुंच गया था, संघ को कोई पूछता तक नहीं था गुजरात में। लेकिन संघ ने नरेंद्र मोदी का नेतृत्व इसलिए स्वीकार कर लिया, मैं फिर आपको इस बात को कहता हूं, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए संसाधन का जुटान एक बहुत बड़ी समस्या थी। प्रमोद महाजन के देहांत के बाद भारतीय जनता पार्टी को चुनावी संसाधन का जुगाड़ करने में 2009 के लोकसभा चुनाव में बहुत दिक्कत आई थी। और दूसरी बात कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा बड़ा कोई क्षेत्रीय छत्रप तब था नहीं। मैं अपने पहले भी आपको बताया कि पटना, लखनऊ और मुंबई में कोई भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बैठा था। ये बड़ी वजह थी कि उनको भारतीय जनता पार्टी को आगे करना पड़ा। और फिर उसके बाद क्या हुआ वो तो इतिहास है। नरेंद्र मोदी अब 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और उन्हीं के रास्ते पे अमित शाह जा रहे हैं। लेकिन जो रास्ते में कोई उत्तर प्रदेश या बिहार या कोई महाराष्ट्र का रोड़ा नहीं था, वो रोड़ा आज की तारीख में अमित शाह के राह में है और वो रोड़ा योगी आदित्यनाथ है। और अंत में मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि राजनीति में अक्सर आगे बढ़ने के लिए कभी कभी कदम पीछे खींचने पड़ते हैं। ये बात सही है कि योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे या जब सांसद थे तो शायद वो इतने परिपक्व राजनेता नहीं थे। और एक वरिष्ठ पत्रकार जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, उनकी कई बातों को मैं शब्दशः आपको बता रहा हूं कि जिसका पाला भी नरेंद्र मोदी और चाहे वो जितना भी सीधा व्यक्ति हो, जितना भी सरल व्यक्ति हो, अगर उसका पाला एक बार नरेंद्र मोदी या अमित शाह से पड़ गया तो उस सरल व्यक्ति के अंदर भी वो कम से कम तमाम राजनीतिक दांव पेच और कौशल ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, जिसे सीखने में आम तौर पर किसी राजनीतिक को कम से कम 2 दशक लगेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह को झेल चुके व्यक्ति को, पार्टी के अंदर झेल चुके व्यक्ति को ये सारी चीजें सीखने के लिए 2, 3, 4 साल काफी होते हैं। और थोड़े कहे को ज्यादा समझिए। और हमारे दर्शकों के लिए मैं ये बता दूं कि क्या करेंगे योगी आदित्यनाथ जिस समय के गर्भ में है, लेकिन क्या क्या विकल्प योगी आदित्यनाथ के सामने हैं और क्या क्या चीजें योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं, वो सारी परिस्थितियां मैंने आपके सामने रख दी है। मुख्यमंत्री बनने के लिए जोर भी लगा सकते हैं या फिर मुख्यमंत्री पद से पर 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद उनके साथ क्या होगा, इस संभावना का आकलन करते हुए योगी आदित्यनाथ अपने कदम चुनाव में पीछे भी खींच सकते हैं। उत्तर प्रदेश इसका साक्षी रहा है, जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री पद पर बैठ करके 1999 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई कैंपेन नहीं कर रहे थे, वो लखनऊ में बैठे हुए थे। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का क्या हश्र हुआ था, यह किसी से छिपा हुआ नहीं था।
तो फिर देखिए क्या करते हैं आखिर योगी आदित्यनाथ। और ये योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के भीतर जो भविष्य के नेतृत्व को लेकर जो अभी आज की तारीख में दिख रहा है कि वो आगे कहां तक जाता है, ये हम सबको देखना है। आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। नमस्कार।